जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में। दोस्तों आज हम आरआरबी एनटीपीसी एसएससी जीडी आरपीएफ का जो सीरीज लेके चल रहे हैं उसका 11th क्लास का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे और इसमें भौतिकी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक और उससे रिलेटेड टेस्ट लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो जुड़ जाइए और थोड़ा एंजॉय कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो पूरा एंजॉय कीजिए। प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, उसे भी जाके एंजॉय कीजिए। बाकी जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं जैसे रीचा, पायल, पारुल और अन्य सभी जैसे सानिया, ये सभी कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, क्रिस भी, शिवम भी। तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करें और लोगों को कनेक्ट करें जो इस समय थोड़े भटके हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकता है। चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण होता है और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करने पर लाल रंग जब बना देते हैं तो उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। पृथ्वी का ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। अब ये नमन कोण क्या है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ पे अगर कोई हम एंगल ट्रेस करें तो इस पे 0 डिग्री होगा। धीरे धीरे ये एंगल ऐसे बढ़ते जाता है और यहाँ पे जाके यही क्या है, 90 डिग्री का नमन कोण है। कार्बन डेटिंग 14 इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों कार्बन डेटिंग 14 का प्रयोग जीवाश्मों, प्राचीन पादपों का आयु निर्धारण या फिर उसको आयु का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप समझ चुके हैं। पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ये आपके लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो सकता है और एग्जाम में भी आपसे बने तो आप कार्बन डेटिंग 14 नहीं प्रयोग करेंगे वहाँ पे। अगर पुरानी चट्टानों और पृथ्वी की बात हुई तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन महोदय ने की थी। कब किया था? 1895 में। बिजली के हीटर या इस्त्री में जो तार प्रयोग किया जाता है उसको हम नाइक्रोम कहते हैं और नाइक्रोम का दोस्तों जो गलनांक है वो लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की जो दीवार है वो फास्फोरस, ठीक है, फास्फर का लेप होता है। मैं फास्फोरस बोला था, दैट इज़ द फास्फर। ठीक है, आप याद रखेंगे। ट्यूब के दोनों किनारों पर वेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे रहते हैं। लेक्लांसे सेल में वैद्युत अपघटय के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। डायनमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर भी कार्य करता है। विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सस्ता जो फ्यूज तार तांबा, टीन तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। तो यहाँ पे जो सस्ता फ्यूज तार होता है वो तांबा, टीन तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, ये तो मैंने आपको कंफर्म किया। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं और न्यूट्रॉन पे दोस्तों कोई आवेश नहीं होता है, ये निरावेशित या आवेशहीन होते हैं। तड़ित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर का प्रयोग तड़ित के दौरान यानी जब बिजली गिरती है, ठीक है, बहुत ऊंचे भवनों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो आपसे प्रश्न बने लाइटिंग कंडक्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बड़े भवनों पर बिजली गिरने के जो मतलब खतरे होते हैं उसको टालने के लिए किया जाता है तड़ित चालक का प्रयोग या लाइटनिंग कंडक्टर का प्रयोग। तड़ित चालक तांबा का बनाया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपर क्या है दोस्तों, हाइपर मेट्रोपिया के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाइपर मेट्रोपिया याद रखेंगे, इसको बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई एग्जामों में पूछा गया कि 1 किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 1 यूनिट कहते हैं। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटय हो जाता है।
ठीक है। बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है, ये मैंने बताया क्यों। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, क्यों दोस्तों? क्योंकि चांदी में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है वो अचालक कहलाते हैं, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। लकड़ी, रबर तथा कागज ये अचालक हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं, जैसे जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है। तो ये क्या हैं? ये हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम ये क्या हैं? अभी मैंने आपको बताया ये क्या हैं, ये हैं अर्धचालक। जरा दृष्टि दोष जिसको हम बोलते हैं प्री हाइपोया, क्या बोलते हैं दोस्तों? प्री हाइओपिया, ठीक है। तो इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं? बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फोकल लेंस का प्रयोग हम जरा दृष्टि दोष के लिए करते हैं, और जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्री हाइओपिया। और हमने देखा था इसके पहले दीर्घ दृष्टि दोष, उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एस्टिमेटिज्म यानी अविंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अविंदुकता के लिए हम क्या करते हैं? उसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष जो बनता है वो वर्ण विक्षेपण, जैसे मान लीजिए ये श्वेत प्रकाश आई और यहाँ पे प्रिज्म है, तो ये कितने विबग्योर में बट जाती है, ठीक है। तो ये जो सप्त रंग हैं हम उसी को क्या बोल देते हैं? इंद्रधनुष बोल देते हैं, ठीक है। तो वही वर्ण विक्षेपण हो जाता है किसका? इस श्वेत प्रकाश का, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। याद रखेंगे आप, मानव नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब स्थायी नहीं होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युत क्या होते हैं? उदासीन। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंतरिक्ष में देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है। रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीले हैं, ठीक है। तो रंगीन टेलीविजन के जो प्राथमिक रंग हैं वो क्या क्या हैं? लाल, हरा और नीला। जिन दो रंगों के मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे हम पूरक वर्ण कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे हम चालक कहते हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। जिन पदार्थों से होकर आवेश प्रवाहित नहीं होता उन्हें अचालक कहते हैं। लकड़ी, रबर तथा ये क्या है? अचालक हैं। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता एवं अचालक के बीच होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेके समझाया था। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो साइड मिरर, जैसे मान लीजिए ये कोई 4 व्हीलर है, मान लीजिए ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई शीशा लगा हुआ है तो दोस्तों ये क्या होता है? ये उत्तल लेंस होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है, ठीक है। अब आप यहाँ से याद रखेंगे विब ग्योर, ठीक है। तो ये बीच में कौन सा रंग है? ये है हरा हरा, ठीक है, ग्रीन। लाल, हरा एवं नीला ये प्राथमिक रंग कहे जाते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर की होती है। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। निकट दृष्टि दोष जिसको हम मायोपिया कहते हैं उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है
वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो पानी की बुलबुला आपने देखा होगा, और अगर उसके अंदर हवा होता है तो बुलबुला जिसकी सतह कैसी उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है। ठीक है, उत्तल होती है और ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किस रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे किसी भी रंग का प्रकीर्णन जो है उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। बात ये है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। इसने जिसका सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है उसका प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है, और जिसका तरंगदैर्ध्य बड़ा होता है, अधिक होता है, उसका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है, ये तो हमने देख लिया। पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के बीच में आने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पृथ्वी को, ये चंद्रमा है, यहाँ पृथ्वी आ गई, यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, तो अब सूर्य से रोशनी पृथ्वी ढक लेगी, इसलिए क्या लगता है दोस्तों, बताएं? पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच आने से इसके कारण हमें चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता है, सिर्फ यहाँ पे प्रकाश पड़ता है, ये वाला हिस्सा चमकता हुआ दिखाई देता है, इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण जो ग्रहण लगता है उसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गई पृथ्वी, यहाँ पे हो गया मून और यहाँ पे है सूर्य, तो सूर्य की रोशनी ये वाली हिस्सा ढक जाती है, केवल ये वाली हिस्सा दिखाई देती है, यानी चमकती हुई रोशनी आती है, और इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगर दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर हों तो उनके बीच रखी वस्तु अनंत प्रतिबिंब बनाता है, अनंत पर प्रतिबिंब बनाता है अगर दो दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो। सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीनों और जो सर्च लाइट होते हैं, ये रोगियों के कान, नाक, गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग में आता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, सोलर कुकर हुआ, परावर्तक दूरबीनों का, सर्च लाइट और रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए और हजामती दर्पण के लिए अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। परावर्तक दूरबीनों में भी, सर्च लाइट में भी। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं और पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। हीरे का जो चमकना है, रेगिस्तान में मिर्च का जो प्रभाव है, और कांच में आए दरार का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। सोनोमीटर एक स्वरमापी है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे न्यूनतम होता है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। 3 × 10 के घाते कितना होता है दोस्तों? 8 मीटर पर सेकेंड। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है, तो जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगा उसका प्रकीर्णन आसानी से होगा। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पासेक है। संवेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। वायुमंडलीय दाबमापी का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। ठीक है, तो वायुमंडलीय जो दाबमापी होता है बैरोमीटर, उसका अगर रीडिंग जो है एकाएक नीचे गिरे तो आंधी तूफान, ठीक है, और जब धीरे धीरे नीचे गिरे, अचानक से गिरे तो आंधी तूफान, अगर धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा आने का संभावना।
आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, जम जाता है। अब देखिए जो टॉपिक वाला हिस्सा था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लगाएंगे टेस्ट। तो टेस्ट में क्वेश्चन का जवाब आप जल्दी जल्दी दीजिए। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है? प्रश्न नंबर 1, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी। ठीक है, तो अपवर्तनांक सर्वाधिक किसका होता है? बैंगनी का। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है? एक्स किरणों की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की किसने की? रोमर ने। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है? प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लेंस और प्रकाश के बीच में। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो? प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तरंगदैर्ध्य घटती है। तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्ध्य घटती है। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ से कहाँ? प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हीरे से कांच में। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं कैसे? सौर सेल से। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं किससे? डायनमो से। सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1.5 गुणे 10 के घाते 7 केल्विन। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 2 गुणे 10 के घाते 16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। परमाणु रिएक्टर आधारित है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पे? प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में थोड़ा सा डिफरेंस है। सिलिका तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, चतुर्थ संयोजी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एंडरसन ने। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी? एंडरसन ने। एक कूलम्ब आवेश किसके बराबर होता है? 6.25 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन के। किस तार की प्रतिरोधकता, किसी तार की प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस निर्भर करती है? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पदार्थ पर। 1 वाट घंटा बराबर होता है। प्रश्न नंबर 19 रिपीट हुआ है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3.6 गुणे 10 के घाते 3 जूल। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? सबको पता होगा मैक नंबर क्या होता है, विमान की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तो याद रखना है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर हमने देख लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल।
मैक संख्या का उपयोग हमने देख लिया विमान में। एक कार बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। स्पष्ट जो दर्शन है या दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी आपने कमेंट किया। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। अभी मैंने लिख के बताया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हाइगेंस ने। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विकिरण द्वारा। रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एक समान ताप को बनाए रखना। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 273 केल्विन। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इस्पात। देखिए इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक हमने देख लिया। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक भी हमने देख लिया, कितना होता है? 273 केल्विन। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है किसमें? प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इस्पात में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। प्रश्न नंबर 35 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक गैस में होता है। और प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग रिप्लाई करेंगे। चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।